बच्चों लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। वॉल्यूम मेजरमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था और कैसे ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारे तरीके हमने देखे थे। ऑस्वाल्ड्स आइसोलेशन, मेथड ऑफ हाफ लाइट्स और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ये सारे मेथड देखे थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई किए थे। तो आज हमें आर्हीनियस इक्वेशन स्टार्ट करनी है। आर्हीनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है क्योंकि 2024 में 3 क्वेश्चंस उसने पूछे थे नीट ने। तो आर्हीनियस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्ट हमें कोलिजन थ्योरी का भी समझना है। कोलिजन थ्योरी क्या है, कैसे फिर वो आर्हीनियस से रिलेट करती है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आर्हीनियस के ऊपर। तो ये रहेगा आज की क्लास का पूरा एजेंडा। तो कोलिजन थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी ने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कोलिजन की वजह से हो रहा है। किसके कोलिजन की वजह से? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से। ये था कोलिजन थ्योरी में कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलाइड करने की वजह से हो रहा है, आपस में टकराने की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का दैट chemical reaction is due to collision among reactant molecules. Collision among reactant molecules, ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट। दूसरी बात इसने क्या बोली, अब ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स अगर टकरा रहे हैं तो किसी भी कोलिजन से या किसी भी टकराने के तरीके से रिएक्शन जो है हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब एवरी कोलिजन इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन, या फिर इसको लिख सकते हैं एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज। एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज लाते कौन है? सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन। एक चीज है कोलिजन, एक चीज है इफेक्टिव कोलिजन। एक है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। एक है कि आपने पढ़ाई करी और फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आया, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। ये आपने जो मेहनत करी इतनी, उसका रिजल्ट भी आया, दैट इज इफेक्टिव। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल्स टकराते रहेंगे, कोई केमिकल चेंज नहीं करेंगे, तो उनको हम इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलते। अब इफेक्टिव कोलिजन होगा कैसे, मतलब क्या फर्क है कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन में? तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर्स जो हैं वो उसको क्रॉस करने पड़ते हैं रिएक्टेंट को। क्या क्या बैरियर्स? एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, तो ये दो बैरियर्स हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो कब इफेक्टिव कोलिजन होगा? जब ये दोनों बैरियर्स जो है वो क्रॉस कर ले। अब ये बैरियर्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहला बैरियर की बात करते हैं जो है एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर में एक टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? जैसे आपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते टाइम। तो वहां पे क्या था, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड थी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है यहाँ पे? भाई थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? एकदम दरवाजे पे या फिर एकदम बाउंड्री पे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास होनी चाहिए, ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाए। अब हर रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, ऐसे कोई खाली तो बैठा नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती ही है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होनी चाहिए उनके पास कि रिएक्शन वो करवा पाए। minimum amount of energy which colliding molecules must possess, which colliding molecules must possess to make chemical reaction to occur. केमिकल रिएक्शन कराने के लिए उनके पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इससे ज्यादा एनर्जी होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इससे
कम एनर्जी होगी। अब किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए अलग अलग एनर्जी जो है रिक्वायर हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन की एनर्जी कैसी रिक्वायर्ड है, ज्यादा या कम। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है ज्यादा हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं ETH से डिनोट कर रही हूँ, जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, उनको कहते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और जिनके पास एनर्जी कम हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, उनको कहते हैं पासिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव और पैसिव, जो इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही है यहाँ पे भी। एनर्जी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड से अगर ज्यादा एनर्जी वो रखते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और अगर कम उससे रखते हैं तो उनको बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। मतलब उनके होने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन करवाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कराएंगे। और क्या होता है इसमें, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर, ये जो एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहते हैं पैसिव और एक्टिव। और ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपस में जो इनका इंटरकन्वर्जन है, दिस इज एंडोथर्मिक। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? इक्विलिब्रियम का सवाल, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डी शैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। गुड जिज्ञासा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड का मतलब जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो बढ़ेंगे। अब एक टर्म आती है, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है वैसे एक टर्म आती है एक्टिवेशन एनर्जी। यही टर्म हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होगी रिएक्टेंट को कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा दे, बट इट इज नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके पास है पहले से, एक्टिवेशन एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी जो चाहिए उसको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी इसको बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो ज्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर होगी कि केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर ले, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अब ये अलग अलग क्यों है दोनों टर्म्स? क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, कहीं पे बॉन्ड जोड़ना होगा, कोई बॉन्ड तोड़ना होगा। तो बॉन्ड्स को तोड़ने में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी जो ऐसे बॉन्ड्स को तोड़ने वगैरह में यूज हो रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तक लिख लिया सबने? ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सेस एनर्जी। ये चीज और लिख लो, एनर्जी सो दैट देयर म्यूचुअल कोलिजन में रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। देयर का मतलब क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। एनर्जी सो दैट देयर म्यूचुअल कोलिजन में रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और EA इज E थ्रेशोल्ड माइनस एक्चुअल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं, EA को E थ्रेशोल्ड माइनस E एक्चुअल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये वाला चीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में और भी काफी चीजें आ जाती हैं थोड़ा डीप में जाके। तो ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये वाली इक्वेशन बस यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही समझ लो। अब इम्पोर्टेंट है क्या? एनर्जी डायग्राम। एक एनर्जी डायग्राम बनता है हमारा,
वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, रिएक्शन जैसे प्रोसीड कर रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और वो ऐसे करके ये प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, आर इज रिएक्टेंट, पी इज प्रोडक्ट। ये है आपका एनर्जी डायग्राम की रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब ये जो आपको बैरियर नजर आ रहा है ना, ये पहाड़ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के बीच में ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो गैप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच, ये है डेल्टा एच। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज डेल्टा एच। दोनों के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो बीच का एनर्जी गैप है, दैट इज डेल्टा एच या फिर चेंज इन एंथैल्पी, एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो देख रहे हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो उनको ये एनर्जी बैरियर जो है क्रॉस करना पड़ेगा, ये पहाड़ चढ़ के उनको जाना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट जो है बना पाएंगे। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है इसी ग्राफ में अगर मैं बताऊं, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये बिल्कुल ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक चीज और इसमें, ये जो आपने एक्टिवेशन एनर्जी देखी, ये थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की, तो इसको हम मैं बोल रही हूँ ई ए फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड जाने की एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड करानी हो, प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट जाना हो, तब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, मतलब अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना है तो ये पूरा बैरियर उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ई ए ऑफ बैकवर्ड से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। बैकवर्ड जाने की एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरा इतना बड़ा पहाड़, और फॉरवर्ड जाने की एक्टिवेशन एनर्जी ये। अब ये जो एनर्जी डायग्राम है, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए अलग अलग हो सकता है, उसका भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये थोड़ा सा अपने प्रॉपर नोट्स कंप्लीट कर लो कि रिएक्टेंट को दिस एनर्जी बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और कैसे जाएगा वो, बाय कोलिजन। ये बैरियर क्रॉस कैसे होता है, बाय कोलिजन। और डेल्टा एच को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना हो तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए backward, where EA forward is activation energy of forward reaction, EA backward is activation energy of backward reaction. यहाँ तक डन। तो इस ग्राफ से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर किसी का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा, मतलब बैरियर अगर क्रॉस करना पड़ेगा तो उसका जो वो होगा रिएक्शन का रेट, वो भी कम होगा। चलो इस चीज को बाद में बताऊंगी जब आरईएनएस इंट्रोड्यूस कर दूंगी। अभी तक यहाँ यहाँ हो गया। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो एक बार मैं बना रही हूँ एक्सोथर्मिक का, एक बार मैं बना रही हूँ एंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता था हमारा? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच स्मॉल होगा और एक्सो में ज्यादा होगा। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। एनर्जी रिलीज होती थी एक्सोथर्मिक में और एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। तो रिलीज कराने के लिए वही जैसा ग्राफ आपने पीछे बनाया था, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा एच जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। और एंडोथर्मिक में जस्ट उसका उल्टा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा एच जो है वो एब्जॉर्ब होगा।
ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये दोनों ग्राफ हो गए आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी भी इसमें मार्क कर सकते हो, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे, और इसके लिए हो गई ये एक्टिवेशन एनर्जी। डन। बना लिया ये, ठीक है। तो ये था आपका एनर्जी बैरियर जो क्रॉस करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ये कहाँ से लिखा आ गया? ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है कि एक प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन होनी चाहिए उनके टकराने की। जैसे अगर कोई ये रिएक्शन होनी है A2 + B2, तो कुछ ऐसी वो ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से वो आपस में ओरिएंटेशन उनकी होनी चाहिए कि ये कुछ इस तरीके का ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बना ले। मतलब अगर आप इस वाली पिक्चर को देखो तो ये दोनों रिएक्टेंट्स ऐसे आपस में अगर हेड ऑन कोलिजन करे, एकदम मतलब हेड टू हेड टकराए, तब ये कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं और फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स, मतलब बीच में से अपने बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ से अपने बॉन्ड्स फॉर्म करके, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं रेड वाले, और ब्लू वाले जो बॉन्ड्स बनाए हैं ये फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनका ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग जो है दोनों चीजें हो पाए। तो अगर ये रेड वाले बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो अब ये AB और AB प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएंगे, प्रोडक्ट AB और AB। लेकिन अगर ये ऐसे हेड ऑन कोलिजन ना करके किसी और तरीके से टेढ़े मेढ़े होके आपस में टकराएं, जैसे कि ये टेढ़े मेढ़े होके आपस में टकरा रहे हैं, तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्मिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ से बॉन्ड फॉर्म होगा, ये सारी चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। तो एक बैरियर था एनर्जी का, एक बैरियर है ओरिएंटेशन का, कि जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए, प्रॉपर उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए टकराने की। दिस इज ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर समझ आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन होना चाहिए। नेक्स्ट एक टर्म आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब नाम से ही पता चल रहा है कोलिजन होने की जो फ्रीक्वेंसी रही होगी दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, इतने टाइम में इतना कुछ हो रहा हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब टाइम की बात तो करते ही हैं इसमें, और एक चीज और की बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम और टाइम दोनों चीज इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में और इस पर्टिकुलर टाइम में इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको लिखो एक बार, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, per unit volume of reaction mixture is known as collision frequency.
इसको डिनोट करते हैं Z से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं Z से। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलेंगे कि जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और क्या कंसिडर करना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, कि वो कोलाइड तो करें लेकिन वो इफेक्टिव हो। यही सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए उनके। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, की आउट ऑफ टोटल कितने इफेक्टिव हो रहे हैं उस चीज का फ्रैक्शन अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे तो ज्यादा रहेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या फिर इक्वल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एनर्जी बैरियर लिख दिया, और प्रॉपर ओरिएंटेशन उनकी होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए फॉर कोलिजन। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है एक, यहाँ पे लिख लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, नेक्स्ट पे लगाया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन हर कोलिजन रिएक्शन नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स रिएक्शन कराते हैं। मैम ये Z जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। जी, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने गैसियस स्टेट पढ़ा था क्लास 11th में, गैसियस स्टेट पढ़ा था क्लास 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर नहीं पढ़ा था, ओके उस टाइम कट गया होगा फिर। तो गैसियस वाले चैप्टर में भी एक ये कर्व कराते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैक्सवेल ने दिया था ये, इस कर्व का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एक्स एक्सिस पे एनर्जी है। तो इसमें आप अलग अलग दो टेम्परेचर्स की बात कर सकते हो। यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है वो ज्यादा है टेम्परेचर T1 से। ये जो चीज है यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, या फिर EA। ये जो रेड वाली लाइन है दिस इज EA। तो इसके बाद देखो आप, इसके बाद जाने पे क्या दिख रहा है, ये वाली जो चीज है दिस इज फॉर T2, और ये वाला क्या है T1 के लिए। अब इसको कंपेयर करो फ्रैक्शन से, ये वाला T2 के लिए आया, ये वाला T1 के लिए आया। तो ज्यादा टेम्परेचर पे आप देख सकते हो कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, मतलब बाद में मिनिमम एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस करने के बाद ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कब कोलाइड कर रहे हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा है। इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद, मतलब जो मिनिमम एनर्जी के ज्यादा वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्रे शेडेड वाले जो मिनिमम एनर्जी के बाद में जो मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा जो शेडेड है ये, वो किसके ज्यादा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर टेम्परेचर T2। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे वो ज्यादा होंगे। टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन आया मैक्सवेल के इस ग्राफ से। अब यहाँ पे
ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये कहाँ से आया ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी? इस ग्राफ से, मतलब मैथमेटिकल पूरा रिलेशन लगा के ग्राफ का, ई की पावर माइनस ई ए, वेयर ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ये आया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अब इसका एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ये क्या होना चाहिए, इनके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से, और प्रॉपर ओरिएंटेशन उनका होना चाहिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के, या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो उनका रेट जो है वो ज्यादा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेट जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट या फिर के। तो इस इक्वेशन में से हम रेट को चेंज करके रेट कांस्टेंट लिखते हैं, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। k इज इक्वल टू, अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जो कि है a, e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस इक्वेशन को कहते हैं आपकी आर्हीनियस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर k इज द रेट कांस्टेंट, e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रिंगिंग इफेक्टिव कोलिजन। अब ये a क्या है? ए को बोलते हैं, काफी नाम है इसके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये बता क्या रहा है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कोलिजन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो डिनोट कर रहा है ए। तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म थी ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, इससे पहले ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आर्हीनियस कांस्टेंट। हाँ ओके, आर्हीनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इससे पहले लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल से, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ये बता रहा है। अब ये इक्वेशन दी थी आर्हीनियस साइंटिस्ट ने, तो इसमें आर्हीनियस ने क्या अज्यूम किया कि ये जो ए है और ई है फैक्टर, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्हीनियस ने ये अज्यूम किया दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाए कि क्या क्या उसने अज्यूम किया था इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर? फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी। और इस ग्राफ से हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रिंगिंग इफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीज। यहाँ तक हो गया। ओके, तो बस अब हमारा ये लास्ट बचा है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन हमें करनी है। हमारी आर्हीनियस इक्वेशन थी ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा, मेरे को नहीं दिख रही। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन हमें करना है, तो k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसका नेचुरल लॉग ले रहे हैं ln, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ln ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या करते हैं, तो ln e इज 1 और ऊपर से पावर नीचे आ गई, तो ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, इसको बोल सकते हो। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या देखनी है आपको,
इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको क्या देखनी है, अब आ रही है आवाज? डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसका एक कर्व बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। एल एन के को लेते हैं y एक्सिस पे और 1/t को लेते हैं x एक्सिस पे। एल एन के को y एक्सिस पे और 1/t को x एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो जो इंटरसेप्ट होगा वो एल एन ए होगा और स्लोप जो है नेगेटिव है माइनस ई ए बाय आर। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप इज माइनस ई ए बाय आर और इंटरसेप्ट क्या है एल एन ए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे इतने क्वेश्चंस पूछता है, जेई में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, दोनों में। इस इक्वेशन के ऊपर कि आपको स्लोप दे देगा, ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि इंटरसेप्ट क्या था या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये चीजें इससे पूछ लेता है इस ग्राफ से। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ये देखो एट टेम्परेचर अप्रोचिंग इंफिनिटी, अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस इक्वेशन से 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। ये वाली टर्म पूरी खत्म हो गई। अगर ये 0 हो गया तो क्या कह सकते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए या फिर के इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दे कि वो इनफाइनाइट पे ऑलमोस्ट हम कर दे इतना ज्यादा टेम्परेचर, तो के इज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब क्या है कि हर कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा होगा और हर कोलिजन से जो है रेट इफेक्ट हो रहा होगा। ये मतलब है इस टेम्परेचर एट इनफाइनाइट का कि हर कोलिजन उस टाइम पे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा होगा। के इज इक्वल टू ए। और अगर कोई टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है, हमने बोला था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग अगर हमने K1 K2 ले लिए, इस इक्वेशन में फिर पुट कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन आती है एल एन K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक स्लाइड पे इतनी चीजें लिखी है ना कि इसमें से मतलब हर चीज जो स्लाइड पे लिखी है उसमें से क्वेश्चन आ चुका है या फिर आता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आर्हेनियस इक्वेशन एट टेम्परेचर इनफाइनाइट पे के इज इक्वल टू ए हो जाता है और दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट का रिलेशन ये आता है। तो अगर आपको दो टेम्परेचर दे दे और एक रेट कांस्टेंट दे दे तो दूसरा रेट कांस्टेंट आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते हो, तो ये सब काम आता है ये वाली इक्वेशन का। तो यहाँ तक था हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हमें क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, हो जाए तब बता देना। डन।
लास्ट इक्वेशन फिर से समझा दूं, मैं लिख के दिखा देती हूँ फिर। ये वाली जो इक्वेशन थी ln k, इसके अंदर k1 k2 और t1 t2 जो है अलग अलग पुट किया था। जैसे कि पहला मैं पुट कर रही हूँ ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी वन। बस k2 और t1 ही अलग है। ए जो था फ्रीक्वेंसी फैक्टर, उसको तो अज्यूम किया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो दोनों रिएक्शंस के लिए सेम ही रहेगा, मतलब दोनों टेम्परेचर्स के लिए। और ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी वन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ln k2 माइनस ln k1, ln a माइनस ln a दोनों आपस में कैंसिल, और क्या बचा, माइनस ई ए बाय आर टी वन टी टू, आर टी टू माइनस माइनस प्लस ई ए बाय आर टी वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए बाय आर इसमें से कॉमन ले लिया तो 1/t1 माइनस 1/t2, और ln a माइनस ln b को लिख सकते हैं ln a बाय b, ln k2 बाय k1। तो ऐसे आती है ये इक्वेशन। दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए दोनों अलग अलग रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वैल्यूज पुट करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ गया जिज्ञासा समझ लास्ट इक्वेशन? ठीक है, नोट कर लिया? ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं। डीपीपी के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ विच रिएक्शंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। कौन से रिएक्शंस का रेट जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में तो बेटा हीट रिलीज होती है ना, तो अगर प्रोडक्ट साइड पे पहले से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम यहाँ अगर और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल थोड़ा याद करो। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3, minimum energy added to the molecules to enter into chemical reaction is called? D, activation energy। बढ़िया। Question 4, for producing the effective collisions, the colliding molecules must possess? डी, सिर्फ एनर्जी या सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं, दोनों चीजें उसको चाहिए, एनर्जी भी और ओरिएंटेशन भी, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रेट ऑफ टू रिएक्शंस, उनके रेट कांस्टेंट्स K1 और K2 जो है वो इक्वल है,
टेम्परेचर 300 केल्विन है और EA2 माइनस EA1 की वैल्यू दे रखी है 2RT। तो वैल्यू निकालनी है ln A2 बाय ln A1 की। जो ln वाली आरएनएस इक्वेशन हमने लिखी थी उसको यूज करके एक बार थोड़ा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। C log 2 K1 इज इक्वल टू K2 और EA2 माइनस EA1 इज इक्वल टू 2RT ये दे रखा है और ln A2 बाय A1 जो है निकालना है। तो इक्वेशन थी मेरे पास ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT। तो K1 A1 और टेम्परेचर सेम रखा है और क्या अलग है EA1 और ln K2 इज इक्वल टू ln A2 माइनस EA2 बाय RT। तो अगर मैं देखूं कि निकालना क्या है ln A2 बाय A1 निकालना है या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ ln A2 माइनस ln A1 ये चीज निकालनी है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो 2 माइनस 1 करके ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A2 माइनस ln A1 या फिर ln A2 बाय A1 माइनस EA2 बाय RT माइनस माइनस प्लस EA1 बाय RT। K2 और K1 दोनों इक्वल है, ये आपस में 0 हो गए। ln हाँ ठीक है 0 हो गए आपस में। उसके बाद ln A2 बाय A1 अब दे रखी है वैल्यू EA2 माइनस EA1 की, तो माइनस बाहर ले रही हूँ, माइनस 1 बाय RT अगर बाहर ले लिया तो अंदर बचा EA2 माइनस EA1 उसकी वैल्यू 2RT। RT RT कैंसिल तो ln A2 बाय A1 की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन बी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेटवर्क इशू है, वॉइस नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रही है तो क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ रिएक्शन A and B are given with same temperature, same concentration, but rate of A is double than B. Rate of A is double than rate of B. Pre exponential factor is same, मतलब A की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। Then difference in activation energy EA minus EB की वैल्यू आपको बतानी।
उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था, इसको ट्राई करेंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। यहाँ पे रेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ बी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ ए इज ट्वाइस द रेट कांस्टेंट ऑफ बी। तो अगर K2/K1 वाली इक्वेशन लगाए, ln K2/K1 इज इक्वल टू ln A, ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाती है, EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। लेकिन EA जो है अलग अलग है दोनों के लिए, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी यहाँ पे। तो आप इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म ना लिख के वो वाली फॉर्म लिखो, K2/K1 इज इक्वल टू e⁻ माइनस EA2/RT अपॉन e⁻ माइनस EA1/RT। ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बची। तो K2 जो है दैट इज K ऑफ A अपॉन K ऑफ B, E ऑफ A अपॉन E ऑफ B। ये लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि A और B के टर्म्स में दे रखा है। तो K ऑफ A इज ट्वाइस द K ऑफ B, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। 2/1 इज इक्वल टू e⁻ माइनस EA/RT अपॉन e⁻ माइनस EA/B/RT। तो मैं इसमें ln करके लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। ln2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा e⁻ माइनस EA/RT और ये ऊपर जाके प्लस EA/B/RT, तो माइनस EA ऑफ A/RT प्लस EA/B/RT। अब निकालना है हमें EB माइनस EA, ये चीज हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, ln2 इंटू R इंटू T EA/B माइनस EA/A। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ A इज ln2 इंटू RT। अब टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ओके, तो ऑप्शन यही हो जाएगा ln2 RT, ऑप्शन बी। दोनों का इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इसने अलग अलग बोला था, इसलिए हमने वो वाली इक्वेशन पुट नहीं करी, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R वाली। हम डिफरेंशियल वाली पे ही गए, मतलब इंटीग्रेटेड वाली पे नहीं गए। तो अलग अलग दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी यहीं से हमने पुट कर लिया ताकि दोनों का डिफरेंस हम बता पाए। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024, इसी साल जो हुआ था। इसका बताओ जल्दी से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ व्हाट। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है, किस चीज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन 2 रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, बहुत बढ़िया। ln K2/K1
EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन से हम EA की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ऑप्शन गुड। ये भी 2024 का क्वेश्चन, विच प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन। क्या प्लॉट बनता है LNK और 1/T का? ऑप्शन 2 1/T के विद अ नेगेटिव स्लोप, और इसकी स्लोप की वैल्यू क्या थी? माइनस EA/R। इंटरसेप्ट क्या था? LNA। ऑप्शन 2 गुड। ये और ट्राई कर लो बस लास्ट आज के लिए। ये भी 2024 में पूछा था। रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो जाता है जब टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट्स और दो अलग अलग टेम्परेचर्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है। हाँ बच्चे, केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2 आप लगा रहे होगे। K2 जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा K1 के, तो ln4 इज इक्वल टू EA/R की वैल्यू और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस यूनिट्स जो है वो ध्यान रखना क्या यूनिट्स आ रही है, क्योंकि 3804 आंसर दे रखा है, 38.04, 380, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम ही दे रखा है, बस डेसिमल का फर्क है, तो उस डेसिमल के ध्यान से देख के फिर आंसर कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और PYQs ट्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो कल आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है वो खत्म हो जाएगा। और होमवर्क की PPs मैं शेयर कर दूंगी आज की क्लास से रिलेटेड, आर्हीनियस से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।